नमस्कार दोस्तों, आइए आज से हम शुरुआत करते हैं विश्व के भूगोल की। और विश्व के भूगोल में भी हम लोग अफ्रीका महाद्वीप से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, यदि आप सब टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर, सुपर टेट, टेट और किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब के लिए हमारा वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, हमने अभी तक जो भी वीडियोस बनाए हैं उन वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया कि सर आप भूगोल को एक सिस्टमैटिक तरीके से शुरुआत करिए। दोस्तों, मुझे लगा कि हमें एक अच्छी शुरुआत करनी चाहिए और इसी क्रम में हमने निर्णय लिया है कि सारे महाद्वीपों का पहले हम क्रमबद्ध तरीके से आपको अध्ययन करवाएंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे भारत के भूगोल में और उसके बाद भूगोल की विभिन्न ब्रांचों का हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आइए हम लोग बिना समय लास किए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, आप ये पूरा मैप देख रहे हो, ये जितना भी मैंने ब्लू कलर से ये जो खींच रखा है ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप का मैप है दोस्तों। और ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके उत्तर में आप देख रहे होंगे यूरोप महाद्वीप है और इसके पूरब में पश्चिमी एशिया महाद्वीप है। दोस्तों, दो महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से लगे हुए, उत्तर में यूरोप महाद्वीप और पूरब में पश्चिमी एशिया। दोस्तों, अब जब हम पश्चिमी एशिया से और नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक महासागर है जिसका नाम है हिंद महासागर। दोस्तों, हिंद महासागर। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में हिंद महासागर स्थित है। अब जब हम अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में आते हैं तो पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। इस प्रकार से आपने देखा कि जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर में भूमध्य सागर। दोस्तों, ये जो यहाँ से आप देख रहे हैं ये पूरा ये भूमध्य सागर है हमारा। आप कह सकते हैं कि भूमध्य सागर अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के मध्य एक प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करता है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भूमध्य सागर यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। दोस्तों, भूमध्य सागर की जब और आगे हम जाते हैं तो यहाँ पर एक सागर स्थित है जिसका नाम है लाल सागर। दोस्तों, इसका नाम लाल सागर है। हमने दो सागर अभी देखे, पहला भूमध्य सागर और दूसरा लाल सागर। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हिंद महासागर अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में, और पश्चिम में हम आ जाते हैं पूरा उत्तर से दक्षिण पूरा देख रहे हैं आप अटलांटिक महासागर विस्तृत है। दोस्तों, इसकी बाउंड्री थोड़ा मोटे तौर पे आपको क्लियर हुई होगी कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर स्थित है, उत्तर पूरब में लाल सागर स्थित है, पूरब में हिंद महासागर स्थित है और पश्चिम में संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। दोस्तों, अब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की बाउंड्रीज को और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। अभी आप लोगों ने सिर्फ सागरों और महासागरों को देखा है। अब आइए हम अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जब तक हम किसी देश या किसी महाद्वीप की बाउंड्री नहीं क्लियर करते हैं तब तक हमारे मन में एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि यह महाद्वीप किससे जुड़ा होगा, यहाँ किससे संलग्न है। इन सारी चीज़ों को हमें, इन सारे डाउट्स को इसमें क्लियर कर लेना है। दोस्तों, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका सबसे उत्तरी बिंदु रास बेन सक्का है जो स्थित है ट्यूनीसिया में। दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश ट्यूनीसिया है जहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उत्तरी बिंदु रास बेन सक्का स्थित है। ये जो रास बेन सक्का है ये भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। अब जब दोस्तों हम अफ्रीका महाद्वीप के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पर एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का जिसका नाम है सोमालिया। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी देश सोमालिया, जहाँ पर सबसे पूर्वी बिंदु अफ्रीका महाद्वीप का स्थित है जिसका नाम है रास हफून। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी बिंदु सोमालिया में स्थित है
और हिंद महासागर के तट पर स्थित है जिसका नाम है रास हफून। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उत्तरी बिंदु ट्यूनीसिया में स्थित है जिसका नाम है रासबेन सक्का। दोस्तों रासबेन सक्का भूमध्य सागर के तट पर स्थित है और रास हफून हिंद महासागर के तट पर स्थित है। अब हम आते हैं अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिणी बिंदु पर। दोस्तों जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है इसका नाम केप अगुलहास है और यह स्थित है दक्षिणी अफ्रीका में। दोस्तों केप अगुलहास अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो स्थित है अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिणी देश दक्षिणी अफ्रीका में। दोस्तों 3 बिंदुओं को हमने क्लियर कर लिया है। अब जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी बिंदु है उसका नाम है एल्मादी पॉइंट। आप लोग देख रहे होंगे इस मैप पर कि ये जो पॉइंट है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिम का हिस्सा है और इसका नाम है एल्मादी पॉइंट। और अफ्रीका महाद्वीप का एक देश यहाँ पर है जिसका नाम सेनेगल है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिमी बिंदु पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल में स्थित एल्मादी पॉइंट है। दोस्तों हमने अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम इन 4 बिंदुओं को क्लियर कर लिया है और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस मैप में बड़े अच्छे से दोस्तों आप लोग अफ्रीका महाद्वीप में 3 रेखाएं देख रहे होंगे जो पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई हैं। जो ये पहली रेड कलर से रेखा खींची गई है यह आपकी कर्क रेखा है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और जो दूसरी रेखा है जो अफ्रीका महाद्वीप से मध्य से होकर गुजर रही है इसका नाम भूमध्य रेखा ऑब्लिक विषुवत रेखा या 0 अंश अक्षांश रेखा है। दोस्तों यह अफ्रीका महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और इसके 3 नाम है भूमध्य रेखा के। पहला हमने बताया भूमध्य रेखा, दूसरा विषुवत रेखा या इसको हम 0 अंश अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। दोस्तों ये जो 0 अंश अक्षांश रेखा है यह संपूर्ण पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, पहला उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। अब जब हम भूमध्य रेखा से और दक्षिण में देखते हैं तो आप देख रहे हो कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण से एक रेखा होकर गुजर रही है। इस रेखा का दोस्तों नाम है मकर रेखा। हमने बताया अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से से एक रेखा गुजर रही है जिसका नाम कर्क रेखा है, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और जो दूसरी रेखा है अफ्रीका महाद्वीप की लगभग मध्य से होकर गुजर रही है इसका नाम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 अंश अक्षांश रेखा है। अब दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के जो सबसे दक्षिण से एक रेखा गुजर रही है इसका नाम है मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दोस्तों यह जो मकर रेखा है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से से होकर गुजर रही है। दोस्तों एक प्रश्न बनता है, आप लोगों ने देखा कि तीनों रेखाएं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजर रही हैं। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। आपको इस बात पर पुनः ध्यान देना है, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं कर्क, भूमध्य और मकर ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है, नोट कर लेना है। दोस्तों अब जो अगली बात हमें ध्यान रखना है वो यह कि आप देख रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर से दक्षिण की ओर एक ये रेड कलर की रेखा खींची गई है। ये जो रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है या ग्रीनविच रेखा है। दोस्तों एक रेखा हमने बताया 0 डिग्री अक्षांश रेखा और एक रेखा हमने बताया 0 डिग्री देशांतर रेखा। दोस्तों जो अक्षांश रेखा होती है वह संपूर्ण पृथ्वी को 2 गोलार्धों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, लेकिन जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है वह भी पृथ्वी को 2 भागों बराबर भागों में बांटती है, एक पूर्वी गोलार्ध और दूसरा पश्चिमी गोलार्ध। तो दोस्तों आप बड़े अच्छे से देख पा रहे होंगे कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है यह अफ्रीका के पश्चिमी भूभाग से होकर गुजर रही है, अर्थात कुछ हिस्सा अफ्रीका का इसके पूर्व में पड़ रहा है देशांतर रेखा के और कुछ हिस्सा 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में पड़ रहा है। आप लोगों को एक चीज़ नोटिस करना है, हमने बताया कि इस महाद्वीप से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रही है,
तो इसने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बनाया और यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रही है। इस रेखा ने अफ्रीका महाद्वीप को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटा। दोस्तों, विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है जहाँ चारों गोलार्ध स्थित है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। दोस्तों, ये सारी बातें आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि कुछ भी कन्फ्यूजन है आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपके सारे कन्फ्यूजन हम दूर करने वाले हैं। दोस्तों, अब आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की यात्रा पर हम लोग चलते हैं। दोस्तों, हमें अफ्रीका महाद्वीप कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि आपको अफ्रीका एक बोझ ना लगे, बल्कि आपको अफ्रीका महाद्वीप में इंटरेस्ट आए। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक यात्रा करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। हमारी यात्रा की शुरुआत यहाँ से होगी और पूरे भूमध्य सागर से होते हुए सेनाई प्रायद्वीप से होते हुए लाल सागर पहुँचेंगे, अदन की खाड़ी से होते हुए हिंद महासागर से होते हुए हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी बिंदु में आएंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपनी यात्रा को अटलांटिक महासागर में ले चलेंगे और पुनः हम पहुंच जाएंगे कहां पर, अफ्रीका महाद्वीप के इस हिस्से पर। तो दोस्तों, आप सबको हमारे साथ बने रहना है और हमारे इस वीडियो को, इस क्लास को बहुत ध्यान से समझना है। निश्चित रूप से आपके सारे डाउट हम यहीं पर क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग अब शुरुआत करते हैं। हमने बताया कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में एक सागर स्थित है जिसका नाम है भूमध्य सागर। दोस्तों, ये जो भूमध्य सागर है आप लोग देख रहे हैं, इधर की तरफ पूरा अटलांटिक महासागर है और ये सागर हमारा भूमध्य सागर है। इन दोनों के मध्य में यहाँ पर आप बिल्कुल पतली सी छोटी सी सकरी सी जगह देख रहे हैं। ये जो सकरी सी जगह है, यहाँ पर एक जलसंधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर जलसंधि। दोस्तों, इसका नाम है जिब्राल्टर जलसंधि। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश जिसका नाम है मोरक्को, ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश मोरक्को और ये यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप का एक देश जिसका नाम है स्पेन। दोस्तों, दो देशों को हमने बताया, एक देश है मोरक्को जो अफ्रीका महाद्वीप का है और दूसरा देश है स्पेन जो यूरोप महाद्वीप का है। इन दोनों के मध्य में एक जलसंधि है। दोस्तों, इस जलसंधि का नाम है जिब्राल्टर जलसंधि। इस जलसंधि को हम और दो नाम बताते हैं। दोस्तों, जिब्राल्टर जलसंधि को हम भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। आप बड़े अच्छे से देख रहे होंगे कि यदि हमें भूमध्य सागर में एंट्री करनी है तो हमें जिब्राल्टर जलसंधि से होकर गुजरना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, इसको हम भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। इसका एक नाम और है भूमध्य सागर की कुंजी। आपको किसी भी परीक्षा में इन तीन नामों में से यदि कोई भी एक नाम मिलता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसके तीन नाम हमने बताए। पहला जिब्राल्टर जलसंधि, दूसरा भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार और तीसरा हमने बताया भूमध्य सागर की कुंजी। तो दोस्तों, ये जो जिब्राल्टर जलसंधि है, यूरोप महाद्वीप के देश स्पेन और अफ्रीका महाद्वीप के देश मोरक्को, इन दोनों के मध्य स्थित है। अर्थात जिब्राल्टर जलसंधि यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। एक इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। दूसरा, जिब्राल्टर जलसंधि यूरोपीय महाद्वीप के एक देश स्पेन और अफ्रीका महाद्वीप के एक देश मोरक्को, इन दोनों को आपस में अलग करती है। चूंकि यह जलसंधि है तो दो स्थलीय भूभागों को अलग करेगी और दो जलीय भागों को जोड़ेगी। तो दोस्तों, ये जो जिब्राल्टर जलसंधि है ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर इन दोनों को जोड़ती है। जिब्राल्टर जलसंधि किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अब दोस्तों, जब हम जिब्राल्टर जलसंधि से अंदर चलते हैं तो आप लोग अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा देश देखेंगे। पहला देश आपने देखा मोरक्को और दूसरा देश यहाँ पर है जिसका नाम है अल्जीरिया। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा देश जो भूमध्य सागर से लगा हुआ है इसका नाम अल्जीरिया है और जो अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा देश जो भूमध्य सागर से लगा हुआ है इसका नाम ट्यूनीसिया है। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के हमने तीन देशों को पढ़ लिया, पहला मोरक्को, दूसरा अल्जीरिया और तीसरा
ट्यूनीशिया। ये जो 3 देश हैं, ये तीनों देश भूमध्य सागर के साथ संलग्न हैं। और जो ट्यूनीशिया है, इसके समुद्र तटीय क्षेत्र पर जब आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर ग्रेव्स की खाड़ी स्थित है। दोस्तों, आपको इस खाड़ी का नाम याद करना है। ग्रेव्स की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? ग्रेव्स की खाड़ी जो स्थित है अफ्रीका महाद्वीप के ट्यूनीशिया देश के पूरब में स्थित है। किस सागर में स्थित है? भूमध्य सागर में स्थित है। तो दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के 3 देश, मोरक्को जिसको हम एम कह सकते हैं, अल्जीरिया जिसको हम ए कह सकते हैं, ट्यूनीशिया जिसको हम टी कह सकते हैं, इन तीनों को हम शॉर्ट रूप से मैट कंट्रीज बोलते हैं। दोस्तों, क्या बोलते हैं? मैट कंट्रीज। आपको याद कर लेना है, जब भी कभी प्रश्न आए कि निम्नलिखित देशों में से किन देशों को मैट कंट्रीज बोलते हैं, तो एम फॉर मोरक्को, ए फॉर अल्जीरिया, टी फॉर ट्यूनीशिया, इन तीनों देशों को हम मैट कंट्रीज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जो मैट कंट्रीज है अर्थात मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन तीनों को हम बार्बर स्टेट्स भी बोलते हैं। बार्बर स्टेट्स भी बोलते हैं। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इन तीनों को हमने क्या कहा? बार्बर स्टेट्स कहा। आप लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक इस बात को सुना भी कि ये मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ये तीनों भूमध्य सागर के तट पर स्थित हैं। इन तीनों को हमने MAT नाम दिया। और ये जो मैट कंट्रीज हैं, इनको हमने कहा कि सम्मिलित रूप से हम इन्हें बार्बर स्टेट्स कहते हैं। दोस्तों, इन तीनों को हम हेमाइट्स प्रदेश भी बोलते हैं। हेमाइट्स प्रदेश। आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से, तभी हमारा पूरा क्लास आपको हर एक पॉइंट को समझा पाएगा। दोस्तों, तो जो हमने बताया कि मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया तीनों भूमध्य सागर के तट पर हैं, इनको हम बार्बर स्टेट्स या हेमाइट्स प्रदेश या मैट कंट्रीज के नाम से जानते हैं। हमने बताया कि ट्यूनीशिया, इसके तट पर आप देख रहे हैं कि ग्रेव्स की खाड़ी स्थित है। अब उसके बाद जब हम लोग चलते हैं तो आप लोग पहुंचते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अगले देश मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया के बाद। दोस्तों, अब जब आप ट्यूनीशिया से आगे जाते हैं भूमध्य सागर के तट पर, तो आप अफ्रीका महाद्वीप के अगले देश जिसका नाम है लीबिया। दोस्तों, आप अफ्रीका महाद्वीप का हमने चौथा देश आपको बताया। पहला मोरक्को, दूसरा अल्जीरिया, तीसरा ट्यूनीशिया जिसके तट पर ग्रेव्स की खाड़ी, और चौथा देश है लीबिया। दोस्तों, ये जो लीबिया है इसके तट पर सिद्रा की खाड़ी स्थित है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक खाड़ी है जिसका नाम है सिद्रा की खाड़ी, गल्फ ऑफ सिद्रा। दोस्तों, 4 देशों को हमने देखा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया। ट्यूनीशिया के तट पर ग्रेव्स की खाड़ी भूमध्य सागर में स्थित है और लीबिया के तट पर भूमध्य सागर में सिद्रा की खाड़ी स्थित है। अब जब लीबिया से हम और आगे बढ़ते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का अगला देश जिसका नाम है मिस्र। दोस्तों, हम मिस्र पहुंचते हैं। अब आप ये पूरा मिस्र देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये सब पूरा एरिया मिस्र का है। दोस्तों, यदि अब हम आपसे प्रश्न करें कि भूमध्य सागर के तट पर अफ्रीका महाद्वीप के कुल कितने देश स्थित हैं, तो आप लोग देख रहे हैं कि पहला देश मोरक्को, दूसरा देश अल्जीरिया, तीसरा देश ट्यूनीशिया, चौथा देश लीबिया और पांचवा देश मिस्र। अर्थात दोस्तों, भूमध्य सागर के तट पर अफ्रीका महाद्वीप के 5 देश स्थित हैं। अब जो दोस्तों भूमध्य सागर है, यह क्षेत्र एक अलग प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है जिसको हम भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। दोस्तों, भूमध्य सागर और इसके आसपास के जितने भी लगे हुए देश हैं, यह सब एरिया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है रसदार फलों का पाया जाना। दोस्तों, जितने भी रसदार फल होते हैं, आप नींबू ले लीजिए, संतरा ले लीजिए,
और जो भी इस तरीके के रसदार फल हैं, अंगूर है, यह सभी फलों की अधिकता किस प्रकार की जलवायु में देखी जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु में। तो दोस्तों जो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया, ये सारे जो देश हैं यह सब भूमध्य सागरीय जलवायु के देश हैं। अब दोस्तों जब हम मिस्र से और आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि ये एक हिस्सा है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसका नाम है सेनाई प्रायद्वीप। दोस्तों ध्यान देना है आपको, इसका नाम है सेनाई प्रायद्वीप। ये जो सेनाई प्रायद्वीप है यह सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो सेनाई प्रायद्वीप है यह मिस्र का एक हिस्सा है। इस सेनाई प्रायद्वीप पर मिस्र का अधिकार है और इस सेनाई प्रायद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट कैथरीन है। दोस्तों अब ये सेनाई प्रायद्वीप हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप जो नाम सुनते हैं एक नहर जिसका नाम है स्वेज नहर। क्या दोस्तों हमने बताया? स्वेज नहर। आप लोग ध्यान दीजिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस सेनाई प्रायद्वीप को काट करके एक नहर का निर्माण किया गया है जिसका नाम है स्वेज नहर। दोस्तों ये जो स्वेज नहर है यह दो सागरों के मध्य स्थित है। आप लोग देखिए, स्वेज नहर के उत्तर में भूमध्य सागर और स्वेज नहर के दक्षिण में लाल सागर स्थित है। और ये जो स्वेज नहर है इसके उत्तरी हिस्से पर अर्थात भूमध्य सागर के तट पर एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है पोर्ट सईद। दोस्तों इस बंदरगाह का नाम है पोर्ट सईद। अब दोस्तों भूमध्य सागर के तट पर स्वेज नहर पर एक बंदरगाह जिसका नाम पोर्ट सईद है और भूमध्य सागर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस पर कुछ झीलें स्थित हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ? लाल सागर पर स्थित स्वेज की खाड़ी पर, जहाँ पर एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है स्वेज बंदरगाह। दोस्तों क्या नाम है इसका? स्वेज बंदरगाह। अब स्वेज नहर में आप लोगों ने दो बंदरगाहों को देखा, भूमध्य सागर के तट पर पोर्ट सईद और लाल सागर के तट पर स्वेज बंदरगाह। अब दोस्तों हम लोग स्वेज नहर को अलग से एक बार अध्ययन करते हैं। अब इधर बनाते हैं हम, ये स्वेज नहर का उत्तरी हिस्सा है और ये स्वेज नहर का दक्षिणी हिस्सा है। दोस्तों इस स्वेज नहर का जो उत्तरी हिस्सा है इसके हिस्से पर हमने बताया कि भूमध्य सागर पर एक बंदरगाह स्थित है। आप अपने एटलस पर देखिए, उस पर दिया होगा पोर्ट सईद, ये भूमध्य सागर के तट पर है। अब जब हम इससे और आगे बढ़ते हैं तो इस पर एक झील बनाई गई है जिसका नाम है लेक तिम्सा। आप लोग एटलस पर देखिएगा, आपको ये झील मिलेगी। अब जब लेक तिम्सा से हम और आगे बढ़ते हैं तो अगली झील हमको देखने को मिलती है जिसका नाम है लेक ग्रेट बीटर। लेक ग्रेट बीटर। दोस्तों भूमध्य सागर पर हमने दो झीलें बताई, स्वेज नहर पर हमने दो झीलें बताई और इसके बाद इस स्वेज नहर पर एक तीसरी झील स्थित है जिसका नाम है लिटिल बीटर। लिटिल बीटर। दोस्तों स्वेज नहर पर तीन झीलें, पहली झील कौन सी? लेक तिम्सा, उसके बाद लेक ग्रेट बीटर और जो तीसरी झील है लेक लिटिल बीटर। अब देखो ये जो झीलें हैं तीनों, ये इसके पहले पीसीएस में आई हैं और ये जो बंदरगाह है पोर्ट सईद, ये भी इसके पहले पूछा गया है। तो आपको एक बार फिर से इस पे फोकस करना है। ये जो स्वेज नहर है इसके उत्तरी हिस्से पर भूमध्य सागर पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है और जब पोर्ट सईद से हम स्वेज नहर में प्रवेश करते हैं तो एक पहली झील मिलती है जिसका नाम है लेक तिम्सा और लेक तिम्सा से जब हम और आगे बढ़ते हैं तो दूसरी झील मिलती है जिसका नाम है लेक ग्रेट बीटर और जब हम इससे और आगे बढ़ते हैं तो तीसरी झील मिलती है जिसका नाम है लेक लिटिल बीटर और जब हम लेक लिटिल बीटर से और आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो हम लोग आ जाते हैं स्वेज बंदरगाह पर। दोस्तों हम लोग आ जाते हैं स्वेज बंदरगाह पर। दोस्तों इस तरह से आप सबने देखा
कि सुएज नहर के उत्तरी हिस्से पर पोर्ट सईद, और इसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं सुएज नहर से सिनाई प्रायद्वीप में, तो एक पहली झील जो मिलती है उसका नाम लेक तिम्सा है। इसके बाद जब हम और नीचे आते हैं तो दूसरी झील मिलती है जिसका नाम ग्रेट बिटर है, और इसके बाद इस पर स्थित तीसरी झील है लेक लिटिल बिटर, और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सुएज बंदरगाह पर। दोस्तों अब आपको हम बताते हैं, ये जहाँ पर सुएज बंदरगाह है, आप ये सिनाई प्रायद्वीप देख रहे हैं। दोस्तों ये प्रायद्वीप क्यों कहलाता है, ये आप देख रहे हैं भारत जैसी आकृति, जैसे भारत नीचे की तरफ इस तरीके से है, ये प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप वह होता है जो तीन ओर से जल से घिरा हो। तो दोस्तों ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, इसको भी आप देख रहे हैं कि तीन ओर से जल से घिरा है। ऐसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा सिनाई प्रायद्वीप है। आप देख रहे हैं इसी प्रकार की आकृति हमने बनाया है। तो ये सिनाई प्रायद्वीप की जो पश्चिम वाला हिस्सा है, ये यहाँ पर सुएज की खाड़ी स्थित है। सुएज की खाड़ी स्थित है दोस्तों, और इसके दक्षिण में आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि लाल सागर स्थित है। लाल सागर स्थित है, ये देखिए। और इस सिनाई प्रायद्वीप के पूरब में, ये इस एरिया में आप देखिए तो यहाँ पर अकाबा की खाड़ी स्थित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाबा की खाड़ी। तीन चीज़ें हमने आपको बताया कि जो सिनाई प्रायद्वीप है, इसके पश्चिम में सुएज की खाड़ी, और सिनाई प्रायद्वीप के पूरब में अकाबा की खाड़ी, और सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिण में लाल सागर स्थित है। आपको इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इसके पहले कई बार ये प्रश्न आया है। अब जब हम सुएज की खाड़ी आते हैं तो उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो एक देश है, आप देख रहे हैं ये यहाँ से इसकी सीमा संलग्न है लाल सागर से, इसका नाम है उत्तरी सूडान। दोस्तों इसका नाम है उत्तरी सूडान, ये लाल सागर से सीमा बनाता है। अब जब हम उत्तरी सूडान से और आगे बढ़ते हैं तो एक छोटा सा देश आप लोग ये देखिए यहाँ से सीमा बना रहा है, लाल सागर के साथ जुड़ा हुआ है, इसका नाम है इरिट्रिया। इरिट्रिया। दोस्तों अब हमें ध्यान ये देना है कि हम लोग लाल सागर के तट पर कौन कौन से देश अफ्रीका महाद्वीप के पड़ रहे हैं। तो लाल सागर के तट पर पहला मिस्र हो गया, दूसरा हो गया उत्तरी सूडान, और जो तीसरा हो गया इरिट्रिया, और एक चौथा छोटा सा देश ये दिया हुआ है। इसको आप देखिए, ये इसकी सीमा लाल सागर से लगी हुई है, और इस देश का नाम है जिबूती। दोस्तों जिबूती बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने अभी तक लाल सागर पर आपको 4 देश बताए, पहला मिस्र, दूसरा उत्तरी सूडान, तीसरा इरिट्रिया, और चौथा आपका जिबूती। अब जब हम जिबूती पहुंचते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पश्चिमी एशिया और अफ्रीका महाद्वीप का उत्तर पूर्वी हिस्सा, ये वाला एरिया लगभग एक दूसरे के साथ जुड़ जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण जलसंधि स्थित है अफ्रीका महाद्वीप के देश जिबूती और पश्चिमी एशिया महाद्वीप के देश यमन के बीच। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक जलसंधि जो अफ्रीका महाद्वीप के देश जिबूती और पश्चिमी एशिया महाद्वीप के देश यमन के मध्य स्थित है, और इस जलसंधि का नाम है बाब अल मांडेव जलसंधि। दोस्तों इस जलसंधि का क्या नाम है? बाब अल मांडेव जलसंधि। यह अफ्रीका महाद्वीप के देश जिबूती और पश्चिमी एशिया महाद्वीप के देश यमन के मध्य स्थित है। अर्थात इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बाब अल मांडेव जलसंधि अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप इन दोनों के मध्य स्थित है। यह दो देशों को अलग करती है, जिबूती और यमन को अलग करती है, या हम यूँ कहें कि अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। अब चूंकि ये जल संधि है तो किन्हीं दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ेगी भी ये। तो आप देख रहे हैं कि इसके पश्चिम में ये एक सागर है जिसका नाम हमने आपको बताया है, इसका नाम है लाल सागर। और इसके पूरब में आप जब आते हैं तो यहाँ पर एक खाड़ी है जिसका नाम है अदन की खाड़ी। दोस्तों इसका क्या नाम है? ये जो खाड़ी है इसका नाम है अदन की खाड़ी।
अदन की खाड़ी। ध्यान देना है दोस्तों, ये जो बाबल मानदेव जल संधि है इसको हम आंसुओं का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। इसके दो नाम हमने बताए, बाबल मानदेव जल संधि पहला नाम, दूसरा नाम इसका आंसुओं का प्रवेश द्वार। और हमने जिब्राल्टर जल संधि जब पढ़ाया था तो हमने बताया था कि इसके तीन नाम हैं, पहला तो जिब्राल्टर जल संधि, दूसरा भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार और तीसरा भूमध्य सागर की कुंजी। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो बाबल मानदेव जल संधि ये लाल सागर और हिंद महासागर स्थित अदन की खाड़ी को जोड़ती है। बाबल मानदेव जल संधि लाल सागर और हिंद महासागर स्थित अदन की खाड़ी को जोड़ती है। अब जब हम लोग अदन की खाड़ी आ जाते हैं दोस्तों, तो अफ्रीका महाद्वीप का एक अगला देश जिसका नाम है सोमालिया। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का अगला देश, ये जो आप यहाँ से ये पूरा देख रहे हैं, ये आप सोमालिया देख रहे हैं। ये पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा अदन की खाड़ी का ये पूरा एरिया, ये सोमालिया है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी देश। और इस अदन की खाड़ी में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है दोस्तों सोकोत्रा द्वीप। ध्यान देना है, ये अदन की खाड़ी पर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है सोकोत्रा द्वीप। और ये जो सोकोत्रा द्वीप है यह यमन का द्वीप है, अर्थात पश्चिमी एशिया का देश यमन पर अधिकार है सोकोत्रा द्वीप का। ये सोकोत्रा इसके पहले पूछा गया है। सोकोत्रा द्वीप निम्नलिखित में से किस खाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों अदन की खाड़ी पर। अब हम लोगों ने ध्यान दिया कि जो लाल सागर है इसके तट पर मिस्र, और इसके बाद आप लोगों ने देखा उत्तरी सूडान, और इसके बाद आप लोगों ने देखा इरिट्रिया, और उसके बाद आप लोगों ने देखा जिबूती। ये चार देश अफ्रीका महाद्वीप के स्थित हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपने देखा कि अगला देश सोमालिया, जिबूती के बाद सोमालिया, यह किसके तट पर है? अदन की खाड़ी के तट पर। तो दोस्तों जिबूती दोनों के साथ सीमा बनाता है। जो जिबूती है अदन की खाड़ी से भी संलग्न है और जिबूती आपका लाल सागर से भी संलग्न है। आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार से एक देश मिस्र है जो भूमध्य सागर के साथ भी सीमा बनाता है और लाल सागर के साथ सीमा बनाता है। यदि कभी प्रश्न बने कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश ऐसा है जो भूमध्य सागर और लाल सागर इन दोनों के साथ सीमा बनाता है, तो आपको ध्यान रखना है मिस्र होगा। इसी प्रकार से यदि कभी प्रश्न बने निम्नलिखित देशों में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का ऐसा देश है जो लाल सागर और अदन की खाड़ी दोनों के साथ प्राकृतिक सीमा बनाता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा जिबूती। अब हम लोग आते हैं हिंद महासागर के तट पर। जब अदन की खाड़ी से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश जिसका नाम सोमालिया है, देख रहे हैं आप। सोमालिया से जब हम और आगे बढ़ते हैं तो एक देश है यहाँ पर जिसका नाम है केन्या। दोस्तों दो देश हो गए इधर हिंद महासागर की तरफ, पहला देश सोमालिया और दूसरा देश केन्या। अब जब केन्या से हम और नीचे आते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का अगला देश जिसका नाम है तंजानिया। दोस्तों तीन देश हो गए, सोमालिया, केन्या और तंजानिया। अब जब आप तंजानिया आते हो तो आप लोग देखिएगा अपने एटलस को, उस पर दो द्वीप दिखे होंगे यहाँ पर, एक द्वीप पेम्बा और दूसरा द्वीप जंजीबार। ये जो पेम्बा और जंजीबार है, एक का नाम है पेम्बा, इस द्वीप का नाम है पेम्बा और इस द्वीप का नाम है जंजीबार। ये दो द्वीप बहुत महत्वपूर्ण है। पहला हमने बताया पेम्बा द्वीप और दूसरे वाले का नाम है जंजीबार द्वीप। ये जो अफ्रीका महाद्वीप के दोनों द्वीप हैं दोस्तों, यह पेम्बा और जंजीबार लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। आपको इस पॉइंट को ध्यान दे लेना है क्योंकि ये इसके पहले प्रश्न पूछा गया है कि पेम्बा और जंजीबार किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो पेम्बा और जंजीबार लौंग के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। और यदि कभी प्रश्न बनता है कि पेम्बा और जंजीबार किस देश के सीमा पर स्थित है, तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, तंजानिया के सीमा पर ये स्थित है। तंजानिया से लगी हुई इनकी सीमा है। ये दोनों द्वीप हिंद महासागर पर स्थित है, पेम्बा और जंजीबार। ध्यान देना है इस चीज़ को। अब जब हम
इससे आगे बढ़ते हैं तो आप लोग आते हैं कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश जिसका नाम है मोजाम्बिक। दोस्तों इसका नाम है मोजाम्बिक। ध्यान देना है, हमने 4 देशों की चर्चा किया। पहला सोमालिया, दूसरा केन्या, तीसरा तंजानिया और चौथा मोजाम्बिक। अब दोस्तों जो मोजाम्बिक है, आप देख रहे हैं कि ये मोजाम्बिक हिंद महासागर के तट पर स्थित है। और इसके जब मोजाम्बिक से थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं हिंद महासागर में, तो एक और देश पाते हैं जिसका नाम है मेडागास्कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मेडागास्कर है एक द्वीपीय देश है अफ्रीका महाद्वीप का। यह मेडागास्कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप। कौन सा? मेडागास्कर। अब दोस्तों मोजाम्बिक और मेडागास्कर इन दोनों के मध्य में एक चैनल स्थित है। चैनल स्थित है। चैनल की भी दोस्तों एक विशेषता होती है कि इन्हीं 2 जलीय क्षेत्रों को यह जोड़ेगा। ध्यान दीजिए, चैनल जो होता है किन्हीं 2 जलीय क्षेत्रों को जोड़ता है और किन्हीं 2 स्थलीय क्षेत्रों को अलग करता है। तो जो चैनल है आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कि यह किसको किसको अलग कर रहा है, मोजाम्बिक को मेडागास्कर से अलग कर रहा है। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपका जो मोजाम्बिक चैनल है, इसका नाम क्या है, मोजाम्बिक चैनल। ये जो मोजाम्बिक चैनल है यह मोजाम्बिक और मेडागास्कर इन दोनों के मध्य स्थित है। अब दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में के पूरब में हिंद महासागर पर आपको कुछ द्वीप इधर दिखाई दे रहे हैं। यह एक देश है दोस्तों। ये कई छोटे छोटे द्वीप मिल करके एक देश का निर्माण करते हैं जिसका नाम है सेशेल्स। दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, सेशेल्स। इससे प्रश्न ऐसे बनता है, निम्नलिखित में से सेशेल्स किस महासागर पर स्थित है? तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर हिंद महासागर पर यह सेशेल्स देश स्थित है। अब दोस्तों हम लोग मोजाम्बिक चैनल से जब और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग आ जाते हैं दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु। तो दोस्तों ये जो दक्षिण अफ्रीका है यह भी हिंद महासागर के साथ सीमा बनाता है। आइए हम लोग एक बार देखते हैं कौन कौन से ऐसे देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के जो हिंद महासागर से संलग्न हैं। तो पहला हमने बताया सोमालिया और दूसरा केन्या, तीसरा तंजानिया, चौथा मोजाम्बिक और पांचवा दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोगों ने अपनी यात्रा को जिब्राल्टर जलसंधि से शुरू किया। भूमध्य सागर से होते हुए हम लोग पहुँचे सिनाई प्रायद्वीप और सिनाई प्रायद्वीप से होते हुए हम लोग पहुँचे सुएज की खाड़ी, लाल सागर। उसके बाद हम लोग पहुँचे बाब अल मांदेव जलसंधि और आगे पहुँचते हैं तो अदन की खाड़ी और सोकोत्रा द्वीप होते हुए हम लोग हिंद महासागर में प्रवेश करते हैं। हिंद महासागर से आगे आने के बाद हम लोगों ने 2 द्वीपों को, पेम्बा और जंजीबार को देखा। उसके बाद हमने सेशेल्स को देखा और इनसे जब हम और आगे बढ़ते हैं तो एक चैनल को हमने देखा जिसका नाम है मोजाम्बिक चैनल और इसके पूरब में विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप जिसका नाम है मेडागास्कर द्वीप यह स्थित है। और उसके बाद जब हम और आगे आते हैं हिंद महासागर पर तो एक देश आप अफ्रीका महाद्वीप का देखते हैं जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अपनी यहाँ से यहाँ तक की पूरी यात्रा को कंप्लीट कर लिया है और इसके आगे की जो यात्रा है अटलांटिक महासागर की संपूर्ण यात्रा है, इसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। दोस्तों आपको यदि ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगे तो आप सबको कमेंट बॉक्स पर हमें थैंक्स लिखकर भेजना है। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। दोस्तों इसके पहले कि मैं इस क्लास को ख़त्म करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कोई भी परीक्षा आप देना चाहते हैं, आप भले ही रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा दीजिए, लेकिन आपको तैयारी हमेशा हाई लेवल की करनी चाहिए। हमें अपने तैयारी को बेस्ट रखना चाहिए और हाई लेवल से करना चाहिए, डेप्थ में जा कर के हमें अध्ययन करना चाहिए। भले ही उसके बाद हम लोग लो लेवल का पेपर दें तो ऑटोमेटिक चीज़ें हमें आ जाएंगी। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।